लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, ट्रंप ने मेरे लिए 4 जुलाई का उत्सव फीका कर दिया। इसमें लेखिका अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई को लेकर अपनी निजी भावनाओं के जरिए एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि कभी ये दिन उन्हें गर्व, उत्साह और साझा अमेरिकी पहचान का एहसास कराता था। झंडे, बारबेक्यू, आतिशबाजी, परिवारों की भीड़ और देशभक्ति का हल्का फुल्का प्रदर्शन अमेरिकी लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक लगता था। लेकिन आज वही प्रतीक उन्हें खुशी देने की बजाय बेचैनी और उदासी से भर देते हैं। लेख का मूल तर्क यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना एक व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक प्रदर्शन में बदलती दिखाई दे रही है। लेखिका के अनुसार वॉशिंगटन डीसी में आज झंडे और राष्ट्रीय प्रतीक लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाने की बजाय सत्ता के प्रदर्शन और सुरक्षा घेरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती बैरिकेडिंग, हर जगह सुरक्षा बलों की मौजूदगी और राष्ट्रीय आयोजनों का अत्यधिक नियंत्रित माहौल उन्हें महसूस कराता है कि लोकतंत्र की सहजता और खुलापन कहीं पीछे छूटता जा रहा है। लेखिका अपने शुरुआती वर्षों को याद करती हैं, जब वॉशिंगटन में सार्वजनिक सेवा करने वाले लोगों के आदर्शवाद और विविधता से उन्हें अमेरिका की ताकत दिखाई देती थी। व्हाइट हाउस परिसर से सेकी गई आतिशबाजी उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव लगती थी। लेकिन आज वही राजधानी उन्हें अधिक संदेहग्रस्त, बंद और रक्षात्मक नजर आती है। उनके अनुसार ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों, राष्ट्रीय प्रतीकों और देशभक्ति के आयोजनों को इस तरह प्रस्तुत किया है कि वो पूरे देश की बजाय एक राजनीतिक नेता की छवि और दृष्टि के विस्तार जैसे लगने लगे हैं। लेख में ट्रंप के जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में आयोजित यूएफसी कार्यक्रम, शहर भर में लगे उनके पोस्टर और बढ़ती सुरक्षा व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रप्रेम का माहौल अब पहले जैसा सहज और सबको शामिल करने वाला नहीं रह गया। लेखिका को लगता है कि राष्ट्रीय गौरव का उत्सव धीरे धीरे शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक ध्रुवीकरण के रंग में रंगता जा रहा है। इसके बरक्स वो शिकागो में बराक ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर के उद्घाटन का उदाहरण देती हैं, जहां अलग अलग नस्लों, समुदायों और विचारों के लोग एक साथ दिखाई दिए। उनके अनुसार वही दृश्य अमेरिका की उस भावना का प्रतिनिधित्व करता है जहां विविधता, सम्मान, सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक गरिमा को महत्व दिया जाता है। कुल मिलाकर ये लेख केवल ट्रंप की आलोचना नहीं है, बल्कि उस चिंता को व्यक्त करता है कि क्या अमेरिका की पारंपरिक, समावेशी और लोकतांत्रिक देशभक्ति की भावना कमजोर पड़ रही है। लेखिका कहती है कि वो फिर से उस अमेरिका को देखना चाहती है जहां राष्ट्रीय पर्व किसी एक नेता या राजनीतिक विचारधारा का मंच नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा खुशी, गर्व और एकता का उत्सव हो। यही वजह है कि आज 4 जुलाई की चमक दमक के बीच भी उन्हें एक तरह की कमी और उदासी महसूस होती है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय साउथ पोर्ट से मिले सबक, हिंसा के प्रति जुनूनी लोगों को व्यवस्था की खामियों का फायदा नहीं मिलने देना चाहिए। इसमें ब्रिटेन के साउथ पोर्ट शहर में 2 साल पहले हुई उस दर्दनाक घटना पर चर्चा की गई है, जिसमें एक्सेल रुडाकुबाना नाम के युवक ने एक डांस क्लास में घुसकर 3 बच्चियों की हत्या कर दी थी और कई अन्य लोगों को घायल कर दिया था। संपादकीय का कहना है कि इस त्रासदी ने सिर्फ एक अपराधी की क्रूरता ही नहीं, बल्कि सरकारी संस्थाओं की उन कमियों को भी उजागर किया, जिनकी वजह से खतरे के कई संकेत मिलने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकी। संपादकीय बताता है कि जांच आयोग की सबसे अहम खोज ये थी कि किसी भी संस्था ने रुडाकुबाना से पैदा हो रहे खतरे की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर नहीं ली। उसके हिंसक व्यवहार, चाकू रखने और कई बार अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद पुलिस, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य एजेंसियां एक दूसरे से जुड़ी जानकारी को प्रभावी ढंग से साझा नहीं कर सकी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग जगहों पर मौजूद चेतावनी संकेत कभी एक पूरी तस्वीर में बदल ही नहीं पाए। लेख का जोर इस बात पर है कि केवल नए कानून बना देना काफी नहीं होगा, बल्कि पुलिस, स्कूलों, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। हालांकि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि उसमें निजता, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और तकनीकी ढांचे जैसे कई संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। फिर भी संपादकीय मानता है कि अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो इन जटिल समस्याओं का समाधान तलाशना ही होगा। संपादकीय ये भी रेखांकित करता है कि सरकार अब हथियारों की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने,
बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियम सख्त करने, स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और अभिभावकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने जैसे कदम उठा रही है। इसके अलावा आतंकवाद रोधी कार्यक्रम प्रिवेंट के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है, ताकि केवल वैचारिक कट्टरता ही नहीं बल्कि हिंसा के प्रति असामान्य आकर्षण या जुनून रखने वाले लोगों की भी समय रहते पहचान की जा सके। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहता है कि साउथपोर्ट जैसी त्रासदी सिर्फ एक व्यक्ति की विफलता नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों का नतीजा थी। इसलिए जरूरी है कि जांच आयोग की सिफारिशें सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उन पर ठोस कार्रवाई हो। लेख का संदेश है कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा तभी कायम रहता है जब ऐसी दुखद घटनाओं के बाद सिर्फ शोक व्यक्त न किया जाए, बल्कि उनसे सबक लेकर व्यवस्था को वास्तव में बेहतर बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी खतरनाक व्यक्ति को सिस्टम की दरारों से फिसलकर समाज के लिए इतना बड़ा खतरा बनने का मौका न मिले। अल जजीरा में प्रकाशित लेख नायरा एनर्जी क्या है, वो भारतीय कंपनी जिससे रूस कथित तौर पर तेल उत्पाद खरीद रहा है। इसमें भारत की तेल कंपनी नायरा एनर्जी और रूस के बीच सामने आए एक नए कारोबारी संबंध के बहाने वैश्विक ऊर्जा राजनीति, यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे प्रतिबंधों की जटिल तस्वीर को समझाने की कोशिश की गई है। लेख की शुरुआत उन रिपोर्टों से होती है जिनमें दावा किया गया है कि यूक्रेन के लगातार हमलों से पैदा हुए ईंधन संकट के बीच रूस ने भारत में रिफाइन किए गए पेट्रोल की खेप हासिल की है और ये पेट्रोल नायरा एनर्जी की रिफाइनरी से आया हो सकता है। लेख बताता है कि पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों, डिपो और ऊर्जा ढांचे को लगातार निशाना बनाया है। इन हमलों के कारण रूस के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिली। लंबी कतारें लग गईं और कुछ क्षेत्रों में राशनिंग तक करनी पड़ी। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में शामिल रूस के लिए स्थिति असामान्य मानी जा रही है। ऐसे माहौल में भारत से पेट्रोल पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि भारतीय कंपनियां सीधे रूस को ईंधन नहीं बेच रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के जरिए ऐसा होना संभव है। लेख का बड़ा हिस्सा नायरा एनर्जी की पृष्ठभूमि समझाने पर केंद्रित है। नायरा भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी चलाती है, जो गुजरात के वाडीनार में स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी भले भारत में काम करती हो, लेकिन उसके स्वामित्व का बड़ा हिस्सा रूसी संस्थाओं के पास है। कंपनी की लगभग आधी हिस्सेदारी रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के पास है और बाकी का बड़ा हिस्सा भी एक रूसी निवेश समूह के नियंत्रण में है। इसी वजह से यूरोपीय संघ ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि वो रूसी तेज कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम उत्पाद बनाती है। संपूर्ण लेख ये दिखाता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा व्यापार का नक्शा किस तरह बदल गया है। यूरोप ने रूसी तेल से दूरी बनाई, लेकिन रूस ने भारत जैसे देशों को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। भारत ने उस तेल को रिफाइन करके वैश्विक बाजारों में बेचना जारी रखा। अब जब रूस खुद ईंधन की कमी का सामना कर रहा है, तो विडंबना यह है कि वही रूस भारत में रिफाइन किए गए ईंधन का संभावित खरीदार बनकर सामने आ रहा है। कुल मिलाकर लेख का संदेश यह है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिबंध, युद्ध और ऊर्जा सुरक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ऊर्जा व्यापार पूरी तरह नहीं रुका, बल्कि नए रास्ते, नए साझेदार सामने आए। नायरा एनर्जी की कहानी इसी बदलती वैश्विक ऊर्जा राजनीति का उदाहरण है, जहां एक भारतीय कंपनी, रूसी स्वामित्व, यूरोपीय प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध सभी एक ही घटनाक्रम में जुड़ते दिखाई देते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.